Good morning, student. Again, we are on chapter thermodynamic. Law of thermodynamic. We have already studied at earlier. Okay, what is mean by thermodynamic and what do you mean by that? How it depends upon initial and final path. Now we come to just revise first law, second law, and zeroth law. According to first law, energy can neither be created and nor be destroyed, but it can be changed from one form to another form. Second law states that it show or it study the spontaneity of reaction कि रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही उस पर डील करता है. द सेकेंड लॉ डील्स विद द स्पॉन्टेनिटी वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट. और जीरोथ लॉ अकॉर्डिंग क्या होता है? जीरोथ लॉ मतलब कि टेक ए बी टू बॉडीज and A and B bodies are in thermal equilibrium. When it is connected with third body, then all these three bodies are having a same thermal equilibrium point, or you can say A, B, C, all three bodies are in equilibrium state, having same temperature under condition of given temperature and pressure. तो बेटे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि मान लो कि आपके पास ए बी सी 3 वाटर टैंक्स हैं और तीनों वाटर टैंक आपसे जुड़े हुए हैं. ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा हुआ. तो आप इमेजिन करो कि अगर ए टैप में डालते हो वाटर तो कहाँ तक भरेगा? जहाँ तक कनेक्शन है. जैसे जहाँ कनेक्शन होगा उसका पानी कहाँ जाएगा? सेकंड में. जैसे सेकंड में पानी ऊपर होगा वो जाएगा थर्ड में. तो ये तीनों बॉडी में इक्विवेलेंट पानी होगा. उसी के हिसाब से लेवल कि इन एनी कंडीशन दे विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम. मगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जितना भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन चैप्टर थर्मोडायनेमिक वी जस्ट स्टडी ओनली ऑन 2 टॉपिक, सिस्टम्स एंड सराउंडिंग. अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो दैट इज सिस्टम और आप कर रहे हो तो आप सराउंडिंग हो. अगर वो चीज़ आपको सिखा रही है तो दैट इज़ अ सिस्टम, वो सराउंडिंग और हम सिस्टम है. ओके बेटा, तो ये हियर आई हैव डिस्कशन गिवन यू. तो आपको ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और जीरोथ लॉ, और यहाँ पे हमने सीखना है वर्क डन बाय द सिस्टम कि कैसे होता है बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम. तो यहाँ पे आपने सीखना है बेटे बड़े ध्यान से. कैसे कि मान लो आपने एक ये इमेजिन किया कि आपके पास ये एक बीकर है. बीकर में फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है. क्या लगा बेटे? पिस्टन. पिस्टन मतलब एक पिस्टन जैसे जस्ट लाइक एन पिचकारी. पिचकारी में जो हम रॉड लेते हैं आगे पीछे करते हैं जिससे पानी आउटपुट निकलता है. तो आप सोचो कि ये आपका पिस्टन है दैट कैन मूव ईजिली. अब यहाँ पे हमने जो बात करनी है, क्या करना है कि अगर मान लो पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगा दें तो इट विल मूव टूवर्ड्स इनसाइड, यानी कि यहाँ से पहले यहाँ से नीचे आ जाएगा एंड वॉल्यूम विल गेट कंप्रेस. तो जो पहली वाली वॉल्यूम थी वो ज़्यादा थी और दूसरी वॉल्यूम क्या होगी? कम. तो यहाँ से कंडीशन चेंज हो गए. तो आपने नोट करना है कि अकॉर्डिंग टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. बट फोर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्रेशर द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया यानी P इज इक्वल टू F अपॉन ए. तो F क्या हुआ? P मल्टीप्लाई A, जो आपको यहाँ पे गिवन कर रखा, समझाने के लिए दिखा रखा है. इन प्लेस ऑफ प्रेशर वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन द प्लेस ऑफ फोर्स वी पुट ए वैल्यू ऑफ P इंटू ए. तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स इस शॉर्ट डिस्टेंस जो आप देख रहे हो यहाँ मूव किया, ये यहाँ पर डिस्टेंस मूव किया DL, क्योंकि पिस्टन कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है तो मूव हो रहा है. तो डिस्टेंस को हमने माना DL. तो P इंटू ए इंटू DL. अब बताओ कि एरिया इंटू DL क्या होता है? वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्या क्या वॉल्यूम V. यहाँ मैंने लगाया डेल्टा. क्या लगाया बेटे? डेल्टा. अब आप खुद इमेजिन करो बेटे, फ्रेश में आ जाओ कि पहले वॉल्यूम आपकी क्या थी? ज़्यादा थी. दूसरी वॉल्यूम क्या थी? कम थी. अगर फाइनल में से इनिशियल करोगे, कम में से ज़्यादा माइनस करोगे तो आंसर क्या है? नेगेटिव. तो ये हो गया P डेल्टा V. तो यहाँ पे हमने दिखा रखा है नेगेटिव क्यों आया. ठीक है बेटे. अब अगर सिस्टम पे काम हो रहा है और आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव, तो हमारा वर्क डन क्या हो गया? माइनस P डेल्टा V.
अगर हम किसी पे काम करते हैं तो इट शुडंट बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो Q का फॉर्मूला होता है हीट इक्वल टू U प्लस W, और यहाँ पे U को मैंने बताया नहीं है। U बेटा होता है इंटरनल एनर्जी। क्या होता है याद रखना, ये जो U आपको बनाया U बनाया हो U होता है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी जो होती है हमेशा बेटे, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, ट्रांसरोटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एटसेट्रा। यानी कि अगर आपसे मैं जस्ट लॉजिकल क्वेश्चन पूछूं, यू आर एबल टू डू ए वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम इन अ डे, आप एक दिन में एक टाइम में 4 घंटे काम करते हो, हाउ यू आर एबल टू डू दैट। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर हमारे पास इतनी एनर्जी है, हाँ 4 घंटे हम काम कर लेते हैं, आफ्टर दैट नहीं। तो वो एनर्जी क्यों है, वो एनर्जी है आपके डाइट के ऊपर। आपने खाना खाया, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपकी बॉडी के पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, आपके सारे सिस्टम जो है लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ये सारा प्रॉपरली काम कर रही है, इसीलिए आप 4 घंटे नहीं बल्कि 5 घंटे भी काम कर सकते हो। बट एनी वन थिंग इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू डू ए वर्कआउट। तो वैसे एक सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम किससे बना है, मैटर से, और यहाँ मैटर क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, एटम और एलिमेंट, और एलिमेंट एटम में क्या होंगे, कोई वैसा तो नहीं है। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, ट्रांसरोटेशनल, काइनेटिक, पोटेंशियल, इन सब को मिला के बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो हम लेंगे पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइन कन्वेंशन। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमने कैसे फॉलो करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अगले में। अकॉर्डिंग टू अबव फर्स्ट लॉ इक्वेशन द वर्क डन ऑन बाय सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ओके बेटा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए, व्हाट डू यू मीन द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। सेकंड आपका बन गया कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट बन जाता है बेटे, टॉपिक आता है हीट कैपेसिटी। क्या आता है, हीट कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि मान लो कि किसी आपने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर आपने वाटर डाला और उसको गैस पे रख दिया। मान लो पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और आपने गैस को हीट किया। जैसे ही 26 डिग्री सेल्सियस हुआ गैस को बंद कर दिया, तो आपने कितनी देर गैस जलाई जिससे 25 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ गया, उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अगर हम कहीं पे बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हीट कैपेसिटी। स्टैंडर्ड मीन्स व्हेन, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखने का मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आ गया, स्पेसिफिक प्रेशर आ गया और स्पेसिफिक मैटर का ग्राम आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिखना था व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, when the heat is absorbed by 1 gram of substance to increase the temperature of 1 degree at certain temperature and pressure। टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा मोलर। मोलर मीन्स जब हम बात करते हो मोल्स की, जैसे स्टैंडर्ड था तो हमने क्या बोला, तो स्टैंडर्ड का दूसरा हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक। क्या बोलते थे बेटे, स्पेसिफिक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। मोलर में आपने डील करना है मोल। अब यहाँ पे 1 ग्राम था और यहाँ पे क्या आ गया, 1 मोल। फ़र्क पड़ा कुछ नहीं, बस कहने का सेंस बदल गया। इनकी आगे मैंने यूनिट भी मेंशन कर रखी है, ये मैं यूनिट्स लिख रखी हैं, तो इसको गो थ्रू द टॉपिक एंड द PDF फाइल एंड कॉपी डाउन फेयर नोटबुक। नेक्स्ट अब हम इक्वेशन करते हैं। मैंने क्या बोला अभी आपको, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाई सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे Q हीट अब्जॉर्ब है और यहाँ डेल्टा T। तो अगर यहाँ पे अगर मैं लिखता Q अपॉन डेल्टा T, तो ये हीट थी और ये चेंज इन टेम्परेचर। ओके, किसके बराबर था, हीट कैपेसिटी। किसके बराबर था, हीट कैपेसिटी। तो यहाँ जब मैंने यहाँ पर C इक्वल टू Q अपॉन dt लगा दिया बेटे, तो ये T कहाँ गया, यहाँ पे गया, इक्वेशन बन गई, ये बन गई।
बन गई बेटे, इसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे हीट कैपेसिटी किसकी है, n मोल्स की, जिनका मोलर मास m है। अगर मोलर मास को n से, यानी कि अगर आप सोचो, आप बोलते हो मोल, क्या बोलते हो बेटे, मोल बोलते हो। मोल क्या होता है बेटे, W अपॉन MA, W अपॉन, और अगर मोल्स को अगर मोलर से कर दो तो क्या निकलेगा, अमाउंट, क्या निकलेगा, अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ n को m से मल्टीप्लाई किया और ये बन गया m, m मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन बाय द सिस्टम। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसी की बेस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं और इसकी बेस पे हम डायरेक्शन करते हैं। और यहाँ नीचे दे रखा है कि मतलब क्या क्या होते हैं सब, फॉर विच दे आर स्टैंड। और आपने इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से करना है कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आज हमारे लिए 11th हमारे लिए बिल्कुल नई है, तो आपके लिए पूरा प्रॉपरली मेंशन कर रखा है कि आपने स्टडी कैसे करनी है। जब आपको किया तो आपको m दे दिया, मास ऑफ सिस्टम बताया था, n मतलब मोल ऑफ सिस्टम। नोट, मोलर हीट कैपेसिटी हैज़ टू फॉर्म, इसके दो फॉर्म होते हैं। अगर आप हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ रहे सिस्टम, तो आपने दो कंडीशन लगाई हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो याद रखो, अभी आपने बोला C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी बोला। अब आपने प्रेशर कांस्टेंट मान लिया, PP लगा दिया, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ स्टडी कर रहे हो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप जब स्टडी कर रहे हो आपके पास टारगेट दो है, एक CV और CP, मगर Q अपॉन डेल्टा टी बराबर किसके होता है, इसके, इंथैल्पी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और ये किसके बराबर होता है, इसके। तो वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो CP किसके बराबर हो गया, डेल्टा H अपॉन डेल्टा TP, और V किसके बराबर हो गया, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। हो गया बेटे। तो यहाँ पे ये आपको फाइनल इक्वेशन दे दी, ये फाइनल इक्वेशन जो आपको याद रखनी है कि हाँ ऐसे करना है। ओके, अब हम पढ़ते हैं सबस्क्रिप्ट। द सबस्क्रिप्ट आफ्टर, यानी कि जो हमने चिन्ह लगाए हैं स्मॉल लेटर में, आफ्टर द ब्रैकेट इन द अबव इक्वेशन डिनोट्स द पैरामीटर कीप्ट कांस्टेंट, यानी कि इन्होंने बोल रखा है कि जहाँ हमने P और V लगाया दैट इज़ द रिप्रेजेंट टू द कांस्टेंट पैरामीटर, कांस्टेंट मतलब फिक्स लगा दिया। अब इस इक्वेशन में लगा के द प्रोसेस को हमने सेम लिख कर कॉपी डाउन कर दिया, डेल्टा H अपॉन डेल्टा TP, चेंज इन एंथैल्पी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। ऐसे ही आपको इक्वेशन बना के दिखा दिया। कैसे, क्योंकि हमारी इक्वेशन में याद रखना है कि इक्वेशन होती है डेल्टा H, आपको बताता हूँ फिर से, ध्यान से सुनना बेटा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है। ये इक्वेशन होती है इंथैल्पी, क्या होती है बेटा, इंथैल्पी। अब ये चीज़ देख रहे हो बेटा, ये वाला P डेल्टा V, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV किसके बराबर होता है बेटे, nRT, किसके बराबर होता है बेटा, PV इक्वल टू nRT के बराबर होता है आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं बाय dt, जैसे dt लगा रखा है यहाँ पे नीचे नीचे, डिफ्रेंशिएट बाय द टेम्परेचर, तो डेल्टा H अपॉन dt बन जाएगा, डेल्टा U अपॉन dt बन जाएगा, और जो तुम्हारा nRT है, nRT, n मान लो कि 1 मोल है, तो RT अपॉन d डेल्टा t बन गया बेटा। तो जब कर दिया आपने, तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा t क्या है, CP, डेल्टा U प्लस अपॉन dt क्या है, CV, और n 1 मान लिया, तो t से t कैंसिल हो गया, तो r रह गया, तो बन गई CP माइनस CV इक्वल टू r, और CP को CV से ऐड कर दो तो ये बन जाता है गामा, क्या बन जाता है, गामा, ये रेशियो। ओके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस फार्मूला से इंपॉर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसको आपने क्या करना, बॉक्स बना के परमानेंट मेमोराइज रखना है, और ये ध्यान रखना है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू कैन डिराइव CP माइनस CV इक्वल टू R। ओके बेटा, तो गो थ्रू द टॉपिक, नेक्स्ट प्रोसीड टू ए नेक्स्ट। यहाँ पे दे रखा आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इंग्लिश में सीखो तो रिवर्सिबल मतलब है वी कैन वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, गाड़ी आगे जा सकती है पीछे,
और इरिवर्सिबल मतलब कि गाड़ी आगे जाएगी मगर पीछे नहीं आएगी। रिवर्सिबल वर्क इज कैरी आउट वेरी स्लोली। ओके बेटा। और प्रोसेस इन विच देयर इज इन्फिनिटेशनली स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। मतलब आगे आप चल रहे हो तो दैट वी कॉल्ड एज ड्राइविंग फोर्स, दैट वी कॉल्ड एज ड्राइविंग फोर्स। ये आपकी ड्राइविंग फोर्स और ये आपकी अपोजिंग फोर्स। जब आप वॉक करते हो तो आप ड्राइविंग फोर्स करते हो, मगर आपको फर्स्ट रोक रहा होता है, दैट वी कॉल्ड एज अपोजिंग फोर्स। वेन एवर यू वॉक, वेन एवर वी ड्राइव, बोथ फोर्सेज एक्ट साइमल्टेनियसली, एक टाइम में काम करती हैं। और अगर हम रिवर्सिबल काम कर रहे हैं तो बड़े ही स्लोली होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम वर्क डन कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम वर्क वी कैन कैरी आउट, और इसको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेप में कर सकते हैं कंप्लीट। ओके बेटा। और टाइम भी इसमें क्या लगता है, कई बार। तो इसमें क्या है कि रिवर्सल प्रोसेस इज कैरी आउट वेरी स्लोली, इट कैन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप, द टाइम टेकन बाय इज टू इन्फिनाइट। In this, the driving force and opposing force having a small difference। जब आपको रोकने वाली ताकत और आगे बढ़ने की ताकत बराबर हो जाएंगी तो आप बड़े आराम से काम करोगे। एंड मैक्सिमम वर्क यू कैन कैरी आउट बाय द रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल में इसका दूसरा होता है। ओके बेटा, जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती और आगे उसको हम प्रोसीड नहीं कर सकते तो दैट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। ओके, तो अब हमने सीखना है कि कैसे। तो ये जब भी आता है, ये आता है पेपर में, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है कि आपके नॉलेज के लिए, न्यूमेरिकल नहीं आते, आपको पता नहीं टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल एक्सप्रेशन। इरिवर्सिबल मतलब जो पीछे ना आए। तो फ्री एक्सपेंशन, फ्री मतलब अपने आप करे, मतलब अंडर द अगेंस्ट द वैक्यूम। तो पी, तो उसमें क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, जो भी लगना है इंटरनल लगता है। ओके बेटा। और दूसरा है इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, यानी बीच का एक्सपेंड करना, क्योंकि आप सिस्टम ले रहे हो तो वह एक्सपेंड करेगा, मगर कब, जब प्रेशर जीरो के बराबर नहीं हुआ। जब प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो इंटरनली गैस एक्सपेंड करती है। तो दिस इज़ योर चैप्टर एंड लेक्चर, गो थ्रू एंड आई होप यू कैन प्रिपेयर द PDF एंड फेयर नोट्स इन योर फेयर कॉपी। और बेटे ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो इसमें पैनिक मत होना। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन we are teaching is only the points which are important for a future related to the competition or whatever else। तो आप इसको करिए, कोई भी डाउट होता है बेटे कभी भी, whenever the school is going to open you can take any query। Thank you and have a nice day।